हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS पॉलिटिकल साइंस कोड 317 चैप्टर 7, जो कि क्लास 12th के लिए है। 7th चैप्टर है ये, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को DPSP भी कहा जाता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या मतलब होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का? तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? एक आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के लिए एक सेट की गई है गाइडलाइंस, उसको ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। दीज गाइडलाइन मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द पीपल। ये जो गाइडलाइंस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, माइंड में रखी जाती है जब पॉलिसी को और लॉ को रेडी किया जाता है। जब भी कोई कानून बनता है, जब भी कोई नीतियाँ बनती है, यानी कि लॉ बनता है, पॉलिसी बनती है, तो गवर्नमेंट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को माइंड में रखना पड़ता है। हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू इम्प्लीमेंट दैम। पर ये जरूरी नहीं है कि स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करें, यानी कि इसको माने। एग्जाम्पल के लिए फ्री and compulsory education to all children aged between 6 to 14 was a directive principle। अगर देखा जाए तो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो किया जाता है वो क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि उनको फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। विच वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 21A में। यानी कि आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट क्या करेगी? 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगी। ठीक है, पर ये लिखा हुआ किसमें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो गवर्नमेंट किसका आर्टिकल के द्वारा बोलती है? आर्टिकल 21A के द्वारा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात क्लियर हो गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्लासिफिकेशन क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में बांटा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, पर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को ही पढ़ेंगे। फर्स्ट है द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल, सेकंड द गांधीयन प्रिंसिपल, थर्ड है प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फोर्थ है मिससीलिनियस, तो हम कुछ ही इंपॉर्टेंट को पढ़ेंगे। द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल, जैसे कि हमारा फर्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पॉइंट है, कैटेगरी है। तो द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन। सबको आजीविका प्रदान की जाएगी जीवन के लिए जो जरूरी है। रीऑर्गेनाइजिंग द इकोसिस्टम इन वे टू अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा, ऐसे इकोसिस्टम को बनाया जाएगा जिसमें कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा ना रहे, बल्कि सब लोगों को कमाने का मौका मिल सके। सिक्योरिंग इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। एक सिक्योर किया जाएगा इक्वल पे को, कि सबको बराबर से काम का अवसर भी मिलेगा और सबको काम के बदले जो पैसा दिया जाएगा वो भी इक्वल से मिलेगा। सिक्योरिंग सुटेबल एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर मैन, और ऐसा सिक्योर किया जाएगा
कि एम्प्लॉयमेंट और हेल्थी वर्किंग कंडीशन मैन के लिए भी और वीमेन के लिए और बच्चों के लिए भी, जिससे आने वाले समय में वो अच्छा हेल्दी वर्क भी कर सके और उनको रोजगार भी मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। गार्डनिंग द चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मोरल डिग्रेडेशन, गार्डिंग द चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मोरल डिग्रेडेशन, और ऐसा गार्ड किया जाएगा कि बच्चों को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। मेकिंग इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, और ऐसे प्रोविजंस को बना दिया जाएगा जिसमें सिक्योर किया जाएगा राइट टू वर्क को, एडुकेशन को, पब्लिक असिस्टेंस को इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ओल्ड एज में, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें सिक्योरिटी की बात की गई है सोशल प्रिंसिपल के अंदर। फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, एक ऑर्गेनाइज की जाएगी विलेज पंचायत। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, और कॉटेज इंडस्ट्रीज को रूरल एरिया में प्रमोट किया जाएगा। टू प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजरियस टू हेल्थ, और ऐसी यानी कि शराब आदि को मना किया जाएगा जो हेल्थ के लिए खराब है। टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ द कैटल एंड प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज, calves एंड अदर मिल्क एंड ड्राउट एनिमल्स, यानी कि गाय को मारने पर मनाही की गई गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब बारी आती है कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उनमें क्या डिफरेंस है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, यू आर ऑलरेडी नोन अबाउट दिस कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, अभी के समय में 6 है, जो कि आर्टिकल 12 to 35 में लिखे जाते हैं, पर हम 32 तक ही पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? पार्ट 3 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी गई है सिटीजन को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दे रखी है सिटीजन को, और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 12 to 35। ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, और कौन से आर्टिकल में इसके बारे में मिलता है? 36 से 51 में। द बेसिक राइट दैट आर गारंटीड टू इंडियन सिटीजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नोन एज अ फंडामेंटल राइट्स, और बेसिक राइट्स को जो हमने पढ़े हैं फंडामेंटल राइट्स, वो सिटीजन को दे रखा है गारंटीड तौर पे। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एक गाइडलाइंस होती है जो कि फॉलोड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे वो क्या करते हैं? फ्रेम करते हैं पॉलिसीज को। फिर है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इस्टेब्लिश इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया गया है किसकी हेल्प से? फंडामेंटल राइट्स की हेल्प से, जो देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। और वहीं दूसरी ओर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स में क्या है? द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन टू प्रमोटेड थ्रू द फंडामेंटल राइट्स। वेलफेयर करने के बारे में बात की गई है हर एक सिटीजन की फंडामेंटल राइट्स में, और द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कम्युनिटीज फॉस्टर्ड विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एंटायर कम्युनिटी के वेलफेयर के बारे में बात की जाती है। फिर पढ़ रहे हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें है? तो राइट एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। देयर आर नो राइट्स विदाउट ड्यूटीज, नो ड्यूटीज विदाउट राइट्स। In fact, rights are born in a world of duties. The original constitution enforced in 1950 did not mention fundamental duties of the citizen. It was hoped that citizens would perform their duties willingly, but 42nd Amendment to Constitution added a new list of
10 ड्यूटीज इन चैप्टर 4 अंडर आर्टिकल 51 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आप देखते हैं 42 अमेंडमेंट में, जो कि चैप्टर 4 में लिखा हुआ है आर्टिकल 51 ए में, जिसमें 10 ड्यूटीज़ लिस्ट की गई है, पर हम इसमें कुछ ड्यूटीज़ को देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करनी है। टू फॉलो द नोबल आइडल्स दैट इंस्पायर्ड आवर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, और जो नोबल आइडल्स है उनको फॉलो करना है और इंस्पायर्ड होना है हमें उनसे, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से। और प्रोटेक्ट करना है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। डिफेंड करना है कंट्री व्हेन द नीड अराइजेज, अगर ज़रूरत हो तो डिफेंड भी करना है कंट्री में। टू प्रमोट हारमनी एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल, आपस में मिलजुल के रहना है ब्रदरहुड की तरह, यानी भाईचारा रखना है। टू प्रिजर्व आर रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर, और प्रिजर्व करना है हमें रिच हेरिटेज को और कंपोजिट कल्चर को। तो ये था चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।